नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं सुबह 7 बजे के हेडलाइंस के साथ। 53 सदस्यों की विदाई के साथ राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री ने जीएसटी पारित नहीं होने पर जताया दुख। कांग्रेस ने कहा आरोप प्रत्यारोप में लटका बिल। सूखे पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश, कहा मनरेगा का बकाया जल्द करे केंद्र। देर से भुगतान पर देना होगा मुआवजा। हर राज्य में खाद्य आयुक्तों की नियुक्ति के आदेश। कांग्रेस की प्रधानमंत्री के सोमालिया वाले बयान पर चुनाव आयोग से शिकायत। मोदी के केरल में प्रचार पर रोक लगाने की मांग। आचार संहिता का उल्लंघन करार देने की मांग। बिहार के सीवान में हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ की हत्या। बिगड़ते कानून व्यवस्था पर राष्ट्रपति से मिला एनडीए का प्रतिनिधिमंडल। दखल की मांग। जाट आंदोलन में हिंसा पर प्रकाश सिंह कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट। 90 अफसरों को पाया दोषी। कांग्रेस ने बताया ऑपरेशन कवर अप। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच की मांग। राज्यसभा की कार्यवाही कल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इसके साथ ही बजट सत्र का दूसरा हिस्सा खत्म हो गया। इस दौरान 15 बैठकों में कई घंटे कामकाज हुए और 12 विधेयकों को मंजूरी भी मिली। 25 अप्रैल से जारी राज्यसभा का 239वां सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन में 12 विधेयकों को पारित या निचले सदन को लौटा दिया गया। हालांकि कार्यवाही के 19 घंटे उत्तराखंड मुद्दे, अगस्ता वेस्टलैंड मुद्दे और केजी बेसिन के मुद्दे पर गतिरोध की वजह से बाधित हुए। शून्यकाल में 81 मुद्दे उठे। वहीं प्रश्नकाल के दौरान 225 प्रश्न जबकि 2391 अतारांकित प्रश्न पूछे गए। सांसदों ने आमजनों से जुड़े 37 विशेष उल्लेख का मुद्दा भी उठाया। वहीं 6 गैर सरकारी विधेयक पेश किए गए। सदन में सूखे और अगस्ता वेस्टलैंड के मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा भी की गई। The House had 15 sittings during which it deliberated for more than 69 hours. The 239th session has been a short and challenging one. Members have shown an extraordinary ability to debate and dissent, to accommodate and differ amidst their political compulsions and ideological positions. इस दौरान सदन में 13 नए सदस्यों को शपथ दिलाई गई जबकि 53 सदस्यों को विदाई दी गई। सदन में विजय माल्या और प्रणब पांड्या के इस्तीफे की भी जानकारी दी गई। सदन में 14 विभाग संबंधित संसदीय समिति की रिपोर्ट सभा पटल पर रखी गई। The House welcomed 13 newly elected or re-elected members from the states of Assam, Himachal Pradesh, Kerala, Nagaland, Punjab and Tripura, and 6 newly nominated members, and bid farewell to 53 members whose term of office would expire in the months of June and July 2016. सदन में दिवंगत सांसद प्रवीण राजपाल समेत 4 और पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि भी दी गई। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में कल सेवानिवृत्त होने वाले सांसदों को विदाई दी गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके कार्यकाल में जीएसटी नहीं पारित होने पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि अगर ये विधेयक पारित हो जाता तो इससे राज्यों का ज्यादा भला होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवानिवृत्त हो रहे सांसदों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अच्छा होता कि अगर आपके रहते जीएसटी विधेयक पारित हो जाता। उन्होंने कहा कि इससे देश के साथ साथ राज्यों को भी फायदा होता। साथ ही आप जिस राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वहां के लोगों को आप पर और ज्यादा गर्व होता। जीएसटी से बिहार का भरपूर लाभ होने वाला था, यूपी को भरपूर लाभ होने वाला था। 1 या 2 राज्य को छोड़कर के सब राज्यों को भरपूर फायदा होने वाला था। और इस सदन में आए हुए लोगों का ये दायित्व बनता था और ये गर्व हो कि आपको वो मौका नहीं मिला है, लेकिन आप में से जो वापस आएंगे मुझे विश्वास है उनको ये अवसर मिलेगा और जिस राज्य से आएंगे उस राज्य की भलाई का एक महत्वपूर्ण काम आपके हाथों से होगा जो वापस आएंगे। प्रधानमंत्री ने वन रोपण निधि विधेयक नहीं पारित होने पर भी चिंता जताई। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने आरोप प्रत्यारोप की वजह से जीएसटी विधेयक नहीं पारित होने पर निराशा जताई। ये भी सही है कि देश हित समझना सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के लिए जरूरी है।
हमने भी अनुभव किया है, जब हम उस तरफ बैठे थे तो गतिरोध और आम सहमति ना बनने के कारण जिस जीएसटी का आपने जिक्र किया उस बरसों रुकी रही। हम सोचते हैं कि आज एक ऐसा वातावरण बने देश में जो राजनीतिक संवाद में कटुता आ गई है, उस कटुता को, कड़वेपन को दूर किया जाए। प्रधानमंत्री ने सेवानिवृत्त हो रहे 53 सांसदों से कहा कि उनके 6 साल के कार्यकाल में दोनों सरकारों को उनके अनुभवों का लाभ मिला। उन्होंने सांसदों के योगदान की सराहना करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका से तमिल मछुआरों की समस्या का स्थायी हल निकालने को कहा है। नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली में श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना से मुलाकात के दौरान इस मसले को उठाया। ये जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने दी है। इस दौरान दोनों नेताओं ने मछुआरों की समस्या के अलावा दूसरे कई द्विपक्षीय मसलों पर भी चर्चा की। इसमें आपसी व्यापार को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में जारी भारत प्रायोजित योजनाओं का हाल भी जाना। सिरिसेना शुक्रवार को ही भारत के 2 दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। आज उनके सिंहस्थ कुंभ में भाग लेने के लिए उज्जैन जाने का कार्यक्रम है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके साथ रहेंगे। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केरल में प्रचार करने पर रोक लगाने की मांग की है। पार्टी ने आयोग से पिछले दिनों रैली में प्रधानमंत्री की केरल की तुलना सोमालिया से करने वाले बयान को लेकर शिकायत दर्ज कराई। केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विवादित बयान को लेकर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल कल चुनाव आयोग से मिला। नरेंद्र मोदी की शिकायत करते हुए कांग्रेस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दरअसल प्रधानमंत्री ने एक चुनावी रैली में राज्य के आदिवासियों में शिशु मृत्यु दर के आधार पर केरल की तुलना अफ्रीकी देश सोमालिया से की थी। आयोग को सौंपे ज्ञापन में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने जो तथ्य अपने भाषण में पेश किए हैं वो निराधार हैं। पार्टी का मानना है कि नरेंद्र मोदी ने अपने पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखा है। To believe a prime minister more than ordinary people, and we have therefore in the end asked the election commission to take 3 very categorical steps. Number 1, to declare that the prime minister of India has violated the model code of conduct, clause 2 in particular, to pass strictures against him and to prohibit him from campaigning in Kerala at any point of time from here onwards. तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। तीनों राज्यों में 16 मई यानी सोमवार को मतदान होना है। तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीटों के लिए 3,776 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, तो केरल की 140 सीटों पर 1,203 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि पुदुचेरी में 30 विधानसभा सीटों के लिए कुल 344 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इन तीनों राज्यों में वोटों की गिनती पश्चिम बंगाल और असम के साथ 19 मई को होगी। तीनों राज्यों में चुनाव आयोग शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए कई कदम उठा रहा है। 1 महीने से फ्लाइंग स्क्वाड सक्रिय दिख रहे हैं। उन्होंने करीब 150 करोड़ से ज्यादा का कैश इन चुनाव में जब्त किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने कहा है कि बुजुर्ग मतदाताओं की सहूलियत के लिए मतदान केंद्रों में विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसमें शारीरिक रूप से सक्षम लोगों और बुजुर्गों के लिए अलग कतार की व्यवस्था शामिल है। मुख्य चुनाव आयुक्त का ये बयान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की चिट्ठी के जवाब में आया है, जिसमें केरल में मतदान के दौरान बुजुर्गों के लिए अलग से लाइन बनाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। चुनाव आयोग की तरफ से जारी निर्देशों में कहा गया है कि ऐसे लोगों के लिए मतदान केंद्रों में एक हेल्प डेस्क बनाई जाए। हरियाणा में जाट आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के दौरान 90 अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह ने इस मामले में कमेटी की जांच रिपोर्ट सौंप दी। वहीं राज्य सरकार का कहना है कि वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद आगे की कार्रवाई करेगी। जाट आंदोलन के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए गठित प्रकाश सिंह कमेटी ने हरियाणा सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें हिंसा के दौरान कई अधिकारियों की ओर से कोताही बरतने का जिक्र है। इस मामले में हरियाणा के गृह विभाग को सभी सबूत सुपुर्द कर दिए गए हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मतलब ये लगता है कि उन्होंने कह दिया ठीक है कुछ घंटे ये अपना करते रहो, उसके बाद हम पहुंचेंगे, छोड़ दिया। हमने अधिकारियों की जो गलतियां हैं वो हमने उजागर कर दी हैं और अब ये सरकार के ऊपर है कि उन गलतियों को ध्यान में रखते हुए उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करें। कमेटी ने हरियाणा के उन 8 जिलों का दौरा किया
जहां आंदोलन के दौरान हिंसा का सबसे ज्यादा असर पड़ा। इसमें रोहतक, झज्जर, सोनीपत, पानीपत, जींद, हिसार, कैथल और भिवानी शामिल हैं। कमेटी ने यहां 2000 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए और करीब 150 वीडियो सबूत इकट्ठे किए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि राज्य सरकार कमेटी की रिपोर्ट के अध्ययन के बाद आगे की कार्रवाई करेगी। देखिए, अभी रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट का अध्ययन हम करेंगे और रिपोर्ट अध्ययन करने के बाद जो भी रिपोर्ट के अंदर रिकमेंडेशन की गई होंगी उनको हम पालन करेंगे उनका सख्ती से। गौरतलब है कि फरवरी में हुए जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग समेत कई मुख्य सड़कों को बाधित किया गया था और कई इलाकों में हिंसा और लूट की घटनाएं हुई थी। इस मामले में पुलिस और प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप भी लगा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने जाट आंदोलन पर प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट को लेकर क्या कहा है, आइए सुनते हैं। पार्टी की ओर से अपनी मांग दोहराते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग न्यायाधीश के देखरेख में एक पूरी जांच करवाई जाए। जांच 90 दिन के अंदर समाप्त हो, दोषियों और उपद्रवियों को सजा दी जाए और आज तक खट्टर सरकार ने मुआवजा नहीं दिया जिनका नुकसान हुआ था संपत्ति का, वो सारा मुआवजा जान माल का फौरी तौर से दिया जाए। बिहार के सिवान में शुक्रवार शाम दैनिक अखबार हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे और घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब राजदेव रंजन ऑफिस से लौट रहे थे। हत्या की वजह का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बीजेपी ने पत्रकार की हत्या के मामले में नीतीश सरकार को निशाने पर लिया है और पड़ोसी राज्य झारखंड के चतरा में एक न्यूज चैनल के रिपोर्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सब लोग चिंतित हैं और सब लोगों के मन में एक ही डर लगा रहता है कि कहीं बिहार फिर पुराने दिनों की ओर लौट करना चला जाए। 15 साल जो लालू का जंगल राज था, बड़ी मुश्किल से बिहार को निकालकर हम लोग एक रास्ते पर लाए थे, लेकिन लग रहा है कि बिहार धीरे धीरे फिर पुराने दिनों की ओर लौट कर जा रहा है। तो मैं सरकार को आग्रह करूंगा कि अविलंब अपराधियों को गिरफ्तार करना चाहिए। सरकार इन घटनाओं पे बहुत गंभीर है। जो भी अपराधी होंगे, जो भी दोषी होंगे, वो पकड़े जाएंगे। और इस तरह से बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, घटनाओं पे विपक्ष और मीडिया जिस तरह से शोर मचा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि एक परसेप्शन देने की कोशिश की जा रही है। इधर बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए बीजेपी और एनडीए में शामिल कई दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की और उनसे दखल की अपील करते हुए राज्यपाल से हालात की रिपोर्ट तलब करने की मांग की है। बीजेपी का आरोप है कि गया समेत दूसरे मामलों में राज्य सरकार अपराधियों को बचाने में लगी है और राज्य में कानून व्यवस्था ठप हो गई है। सामूहिक हत्या जो हो रही है, सत्ता के संरक्षण में ये हत्याएं हो रही है। हम लोगों का कहना ये था कि उसकी जांच कराइए और अविलंब आप महामहिम राज्यपाल महोदय से एक वहाँ की अद्यतन स्थिति जो लॉ एंड ऑर्डर की है वो छिन्न विच्छिन्न हो गया है, छत विछत हो गया है, अविलंब मंगाएं और आवश्यकता पड़े तो उस पर जो भी आप सम्यक कार्रवाई हो सकता है वो कार्रवाई करें। मालेगांव धमाके के मामले में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत 6 लोगों को क्लीन चिट मिल गई है। एनआईए की तरफ से शुक्रवार को कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट में कहा गया कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। बाकी आरोपियों पर मुकदमा चलेगा। कांग्रेस ने केंद्र पर जांच अधिकारियों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। एनआईए ने मालेगांव धमाका मामले में शुक्रवार को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत 6 लोगों को क्लीन चिट दी गई है। एनआईए ने कहा कि इन लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। चार्जशीट में कर्नल पुरोहित समेत 10 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की बात कही गई है। जो एनआईए ने चार्जशीट फाइल की है उसके अंदर उन्होंने 4 जो आरोपी है, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, श्याम साहू, शिवनारायण कलसंग्रा और प्रवीण टक्कल की अलियास प्रवीण मुतालिक, ये चारों के डिस्चार्ज करने की उन्होंने रिकमेंड किया। उन्होंने कहा कि देयर इज नो एविडेंस टू प्रोसिक्यूट देम, उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। कांग्रेस ने केंद्र की एनडीए सरकार पर जांच अधिकारियों और एजेंसियों पर दबाव बनाने और आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्रिमंडल के ऊपर, प्रधानमंत्री पर और गृह मंत्री पर कि वे आतंकवादी गतिविधियों में संघ के कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए वे पुलिस पर, एनआईए पर, पुलिस अफसरों पर दबाव डाल रहे हैं। गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पिछली यूपीए सरकार पर जानबूझकर कुछ लोगों को फंसाने का आरोप लगाया।
उन्होंने सरकार की ओर से जांच एजेंसियों पर किसी भी तरह के दबाव से इनकार किया। उसको लेकर के कांग्रेस और यूपीए समय में उन्होंने एक राजनीतिक मोड़ देने का जो प्रयास किया वो गलत हुआ। हम लोगों के समय में हमारे जो एजेंसियों को बिल्कुल छूट दिया गया है, उनको कोई दबाव नहीं, कोई इंटरफेरेंस नहीं किसी भी स्तर में। एनआईए ने इस मामले की जांच 2011 में महाराष्ट्र एटीएस से ली थी और सभी आरोपियों, गवाहों और सबूतों की फिर से जांच की। कई लोगों के नए सिरे से बयान दर्ज किए गए। 2008 में मालेगांव धमाके में 7 लोगों की मौत हुई थी और करीब 80 लोग घायल हो गए थे। महाराष्ट्र एटीएस ने मकोका कानून के तहत 16 लोगों को आरोपी बनाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कारोबार को आसान बनाने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने कल राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति को मंजूरी दे दी। इसमें देश में बौद्धिक संपदा के लिए रोड मैप तैयार करने में मदद मिलेगी, साथ ही इसका उल्लंघन करने वालों से निपटने में भी मदद मिलेगी। मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार को मंजूरी दे दी, जिससे बौद्धिक संपदाओं के बीच सहयोग संभव होगा और देश में रचनात्मकता को बढ़ावा मिलेगा। अलग अलग क्षेत्रों के लिए उनको प्रोत्साहन देने के लिए किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था को आईपीआर सिस्टम्स, उसके कानून, उसकी इन्फोर्समेंट की मशीनरी, ये हमेशा मौजूद रहनी चाहिए। बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के 7 लक्ष्य हैं। इसमें बौद्धिक संपदा अधिकार तक पहुंच और जागरूकता पैदा करना, बौद्धिक संपदा अधिकारों के सृजन को बढ़ावा देना और इसके लिए वैधानिक और विधायी ढांचा बनाना शामिल है। इसके अलावा मानव संसाधन विकास, बौद्धिक संपदा अधिकारों का व्यवसायीकरण और बौद्धिक संपदा अधिकार प्रशासन को आधुनिक और मजबूत बनाना है। सरकार के मुताबिक इससे रचनात्मकता, नवाचार और उद्यमशीलता को प्रोत्साहन मिलेगा। जो सालों साल लगते हैं ट्रेडमार्क्स रजिस्टर कराने में, ये सब अब ऑनलाइन शुरू हो गए हैं। ट्रेडमार्क ऑफिसेज मॉडर्नाइज हो गए हैं और इसको कुछ महीनों तक लाना है और 2017 तक केवल 1 महीना लगेगा ट्रेडमार्क रजिस्टर करने में। इस नीति से कार्यान्वयन, निगरानी और समीक्षा से संबंधित संस्थागत प्रणाली बनाने में मदद मिलेगी। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने कल आपराधिक मानहानि कानून के खिलाफ दायर याचिका पर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 499 और 500 संवैधानिक रूप से सही हैं और किसी व्यक्ति के सम्मान को क्षति पहुंचाना मानहानि के दायरे में आता है। साथ ही कोर्ट ने निचली अदालतों पर मानहानि की शिकायतों पर समन जारी करते समय सावधानी बरतने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आपराधिक मानहानि की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 499 और 500 को हटाया नहीं जाएगा और आपराधिक मानहानि कानून बना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई भी आलोचना जिससे किसी व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचे वो मानहानि के दायरे में आता है। डेफेमेशन का सेक्शन अपहोल्ड कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशनली। इसने इसलिए किया होगा क्योंकि आर्टिकल 21 जो है वो इन्विसेज करता है कि सिर्फ लाइफ जो है, लाइफ का मतलब लाइफ नहीं है, ये है लाइफ विद डिग्निटी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आलोचना की एक सीमा होती है, वो कानून के दायरे में होनी चाहिए, लेकिन किसी की छवि खराब करने के लिए ऐसा किया जाता है तो मानहानि मानी जाएगी। जब तक उसने ये होल्ड कर दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, लिहाजा पॉलिटिशियंस को या किसी को भी अपने जुबान पर लगाम लगानी पड़ेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं ने आपराधिक मानहानि की संवैधानिकता को चुनौती दी थी और दलील दी थी कि आईपीसी की धारा संविधान से मिले अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब खबर सूखा, जल संकट और गर्मी की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वो मनरेगा का बकाया पैसा जल्द से जल्द जारी करे, जिससे सूखा पीड़ित इलाकों में लोगों को रोजगार मुहैया हो सके। साथ ही इन इलाकों में मनरेगा की मजदूरी में देरी से भुगतान पर मुआवजा दिया जाए। बच्चों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सूखा पीड़ित राज्यों में गर्मियों की छुट्टी के दौरान भी मिड डे मील दिया जाए। मनरेगा और खाद्य सुरक्षा कानून के प्रभावी तरीके से अमल न होने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को जिम्मेदार ठहराया।
कोर्ट ने कहा कि सरकार फंड की कमी का बहाना बनाकर हालात से मुंह मोड़ नहीं सकती। उसे फौरन मनरेगा के तहत जरूरी बकाया पैसा मुहैया कराना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया कि पीड़ित राज्यों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कमिश्नरों की नियुक्ति की जाए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया जाए। The court has drawn attention to several statutes, the National Disaster Management Act, the National Food Security Act, the Rural Employment Guarantee Act, many of which are not being followed by the Government of India or the state governments. कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद का गठन करे ताकि फसलों के नुकसान पर किसानों को मुआवजा सुनिश्चित हो। साथ ही राज्य फसल के कर्ज के पुनर्गठन के बारे में आरबीआई के निर्देशों का पालन करें। सुप्रीम कोर्ट ने सूखाग्रस्त इलाकों में गर्मी के पूरे सीजन के दौरान स्कूली बच्चों को मिड डे मील मुहैया कराने के निर्देश दिए। सूखा प्रभावित इलाकों में सभी परिवारों को राशन मिलना चाहिए। राशन कार्ड हो ना हो, सबको इसका लाभ मिलना चाहिए। और ये कहा है कि पैसे की कमी का बहाना नहीं बना सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनरेगा के तहत राज्यों को काम देना होगा और इसको लागू करना उनकी जिम्मेदारी है। इस मामले की अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी, जब राज्य सरकारें स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेंगी। इससे पहले 11 मई को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि सरकार सूखे से निपटने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करे और आपदा राहत कोष बनाए। कोर्ट ने कहा था कि गुजरात, हरियाणा और बिहार जैसे राज्य सूखे जैसी स्थिति से निपटने में लापरवाही बरत रहे हैं। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि बुंदेलखंड के भयावह सूखे और जल संकट का संबंध जलवायु परिवर्तन से भी है। उसके सीधे लक्षण दिखने लगे हैं। इससे फसलों को भारी बर्बादी हो रही है। इस मसले पर भारतीय मृदा और जल संरक्षण संस्थान दतिया के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर एसपी तिवारी से हमारे संवाददाता अरविंद कुमार सिंह ने खास बातचीत की। बहुत सारे इलाके हैं जहाँ बड़ा भारी जल संकट हो रहा है। यहाँ भी बहुत सारे परंपरागत पुराने तालाब वगैरह रहे हैं जो कभी सूखते नहीं थे, वो भी सूख रहे हैं। एक मोटे तौर पर जाने बात आ रही है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है तमाम इलाकों में। क्या आप लोगों ने इस इलाके में भी ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जलवायु परिवर्तन के कुछ लक्षण यहाँ नजर आ रहे हैं? हाँ, जलवायु परिवर्तन में पहली चीज़ तो ये कि गर्मी जो है बढ़ रही है। दूसरा, हमारी बहुत जो खास तौर से यहाँ की एक मूल वनस्पति है जिसको हम लोग पलाश नाम देते हैं। पिछली बार हमने अनुभव किया कि ऐसा कहा जाता है कि भाई होली के मौसम से पहले इसको फूलना चाहिए, पर पिछली बार हमने देखा कि होली बीत जाने के करीब 1 महीने बाद जो है इसमें फूल आया। तो ये एक मौसम परिवर्तन का लक्षण है, क्योंकि बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, उसमें इस तरह के ऑब्जर्वेशन दिए हैं। दूसरा, हमारा जो बरसात हो रही है उसमें भी जो है हम देखें कि लगातार या तो खंड वृष्टि की स्थिति बन रही है, कभी अगर टोटल बरसात ज़्यादा भी हुई उसके बावजूद भी जो है बीच बीच में 18-18, 20-20 दिन के गैप आ जाते हैं। उसकी वजह से फसल बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। इसलिए इसमें सर जो सबसे पहली मुख्य बात है जिसके लिए मध्य प्रदेश सरकार इस पर सब्सिडी भी किसानों को दे रही है कि गहरी जुताई इस क्षेत्र के लिए बहुत आवश्यक है। उसका फ़ायदा ये मिलता है कि पानी का संधारण तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ दूसरे भी उसके बहुत सारे फायदे हैं। बंगाल की खाड़ी में मानसून की हलचल तेज हो गई है। मौसम की जानकारी देने वाली संस्था स्काईमेट के मुताबिक अगले हफ्ते अंडमान में मानसून की शुरुआत हो सकती है और बारिश के 28 से 30 मई के बीच केरल पहुंचने की संभावना है। इसके बाद देश के दूसरे इलाकों में मानसून सक्रिय हो जाएगा। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक 14 मई को श्रीलंका के पास बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की आशंका है। इस वजह से तमिलनाडु के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने की आशंका है। असम में ग्रीन हब फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। यहाँ पूर्वोत्तर के युवा फिल्मकार अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के जरिए पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण से लेकर परंपरागत खेती को बचाने का संदेश दे रहे हैं। इन फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महोत्सवों में भी नामित करने की तैयारी है। असम के तेजपुर में आयोजित ग्रीन हब फेस्टिवल के पहले दिन वन्यजीव और पर्यावरण को बचाने की मुहिम नजर आई। बात चाहे नागालैंड की नदी को बचाने की हो या अरुणाचल प्रदेश में पाए जाने वाले याक के संरक्षण की, इन युवा फिल्मकारों ने अपनी डॉक्यूमेंट्री के जरिए जलवायु परिवर्तन के खतरे के प्रति आगाह किया। इन्होंने पूर्वोत्तर की विरासत को भी कैमरे की नजर से दुनिया के सामने पेश किया। We forget the things, the minor things, the major things, the air, the soils,
right? So I want to give this message to the world that even these are so important to our life. These are all nature. This one, it brings one, environment that is so essential for us. फेस्टिवल में परंपरागत फसलों और उनके महत्व से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री को दर्शाया जा रहा है। ग्रीन हब संस्था ने आदिवासी और पिछड़े इलाकों के 20 युवाओं को चुना है, जिन्हें स्कॉलरशिप के जरिए ट्रेनिंग दी गई और अब उन्हें यहाँ पहला मौका दिया गया है। पूरे नॉर्थ ईस्ट के जो 8 स्टेट्स है, इट्स ओपन टू यूथ फ्रॉम ऑल दो स्टेट्स। तो इसमें ये भी एक चीज है, अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग एंड लिंकिंग टू नेचर, टू ऑल्सो ब्रिंग एवरीबडी टुगेदर इन टू वन प्लेस। आपने नॉर्थ ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सुना है, वायलेंस के बारे में सुना है। कैन वी क्रिएट अ स्पेस जहां दे कैन बिकम फ्रेंड्स, बिकॉज दे आर द जनरेशन विच हैज टू टेक इट फॉरवर्ड। अभी तक क्या था कि ये लोग नेचुरलिस्ट तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनको फिल्म मेकिंग की जानकारी नहीं थी। इनको ये नहीं पता था कि अपनी कहानी, अपनी स्टोरी एक अच्छे तरीके से कैसे प्रेजेंट करें दुनिया के सामने, अपने लोकल इलाके के जंगल की प्रॉब्लम कैसे रखें। अब 1 साल के दरमियान हमने इनको कैंप की ट्रेनिंग दी। ये अपने तरीके का पहला समारोह है जिसमें डॉक्यूमेंट्री पर पैनल डिस्कशन और चर्चा भी हो रही है। 15 मई तक चलने वाले इस फेस्टिवल में कई जाने माने फिल्मकार और पर्यावरणविद हिस्सा ले रहे हैं। तेजपुर से पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। अमेरिका ने न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में भारत के प्रवेश का समर्थन किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करता है और वो एनएसजी में शामिल होने के लिए तैयार है। अमेरिका का ये बयान उन खबरों के जवाब में आया है जिसमें कहा गया है कि न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में भारत को शामिल करने से रोकने के लिए चीन और पाकिस्तान एक साथ आ गए हैं। चीन का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बारे में समानता के अधिकार पर फैसला किया जाए। चीन ने इसके लिए एनएसजी सदस्य देशों को लामबंद करने में भी जुटा है। पिछले महीने के आखिर में भारत ने एनएसजी सदस्यता के लिए आधिकारिक तौर पर प्रेजेंटेशन दिया था। और आखिर में हेडलाइंस। तिरपन सदस्यों की विदाई के साथ राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री ने जीएसटी पारित नहीं होने पर जताया दुख। कांग्रेस ने कहा आरोप प्रत्यारोप में लटका बिल। सूखे पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश, कहा मनरेगा का बकाया जल्द जारी करे केंद्र। देरी से भुगतान पर देना होगा मुआवजा। हर राज्य में खाद्य आयुक्तों की नियुक्ति का आदेश। कांग्रेस की प्रधानमंत्री के सोमालिया वाले बयान पर चुनाव आयोग से शिकायत। मोदी के केरल में प्रचार पर रोक लगाने की मांग। आचार संहिता का उल्लंघन करार देने की मांग। बिहार के सीवान में हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ की हत्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था पर राष्ट्रपति से मिला एनडीए का प्रतिनिधिमंडल, दखल की मांग। जाट आंदोलन में हिंसा पर प्रकाश सिंह कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट। 90 अफसरों को पाया दोषी। कांग्रेस ने बताया ऑपरेशन कवर अप। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच की मांग। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।